आप चुनाव से पहले कार्यकारिणी में फेरबदल कर रहे हैं? हाँ, पीसीसी चुनाव हुए हैं तो उस चुनाव के आधार पर वो घोषित हो जाएगा। कमलनाथ 2023 के लिए नई टीम बनाने जा रहे हैं। उनका ये बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। कमलनाथ विधानसभा के चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने बड़ी सर्जरी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कई जिलाध्यक्ष बदलने के साथ विधायकों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। कांग्रेस अब पार्टी में सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है और इस नई टीम में 40 से 45 साल के पदाधिकारियों के हाथों में चुनावी कमान होगी। तमाम सारे एमएलएस को हिंट्स कर दी गई है कि आप अपनी तैयारी में लगिए। अब यहाँ भोपाल या कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। अपने काम को और मजबूत करिए। मजबूत स्थिति है उसे और मजबूत करिए। तमाम सारे विधायक साथियों को बोल दिया गया है। इसीलिए हम जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे विधायक उनको भी हम पद मुक्त कर रहे हैं। यही वही सिलसिला है। इधर बीजेपी भी संगठन में कसावट लाने में जुट गई है। बीजेपी आलाकमान गुजरात के बाद मध्य प्रदेश पर नजर बनाए हुए है। प्रदेश नेतृत्व की तैयारियों को भी जांचने परखने का काम शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस की सर्जरी पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी इस सर्जरी को कांग्रेस की बढ़ती भीड़ से जोड़ रही है। क्या किसी पार्टी में नेता ज्यादा हो जाते हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कांग्रेस की ऊपर मंच भर जाती है, नीचे कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा कि कुर्सियों पर बैठने वाले भी बचें। जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी संगठन में कसावट कर रहे हैं उससे इतना तो तय है कि दोनों ही दल 2023 के चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे। दोनों का फोकस हर हाल में विधानसभा चुनाव को फतह करने का है। इसकी झलक भी कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों में दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की सर्जरी उसके कुछ नेताओं के लिए टेंशन बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब उन नेताओं की छटनी करेगी जो संगठन में एक्टिव नहीं दिख रहे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की कसावट और बीजेपी की जमावट। तो ये वक्त है कसावट का, जमावट का, और दोनों ही पार्टियां न कसावट में कोई कोर कसर छोड़ रही हैं और न ही जमावट को लेकर जोर आजमाइश में कोई कमी छोड़ रही हैं। और बात भी सही है कि 5 साला चुनाव में जब अब बमुश्किल 38 हफ्ते 39 हफ्ते का समय बच रहा है तो जाहिर तौर पर कोई पीछे क्यों हटना चाहेगा। और कसावट और जमावट की इन कोशिशों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी पार्टी दोनों में से बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर अपनी खूबियों को और अपनी खामियों को समझ पाएगी और अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार वो बड़े फैसले कर पाएगी जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले सबसे मुश्किल फैसले होते हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या दोनों पार्टियां ऑब्जेक्टिव होकर, वस्तुपरक होकर, चाहे टिकटों की कटौती हो या संगठनात्मक स्तर पर जो खामियां कमज़ोरियां हैं उनको दूर करने की बात हो, और या फिर मिशन एकजुटता की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर एक साथ आगे बढ़कर अपने को प्रूव कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी इसमें एज रखती है कांग्रेस पर, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है कि उसके लिए कुछ ऐसी शक्तियां भी कार्य करती हैं जो घटनाक्रम से प्रभावित हुए बिना बड़े फैसले चुपचाप किनारे बैठकर करती हैं। आज इसी अहम मसले पर बात करेंगे, कसावट और जमावट पर। और बातचीत की शुरुआत के पहले 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा केंद्रित होगी। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस सर्जरी कर पार्टी नेताओं को मैसेज देना चाहती है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की नई टीम बीजेपी संगठन से टक्कर ले पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी भी अपने संगठन में और कसावट की तैयारी में है? तो ये वो 3 सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर बीजेपी, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं हमारे साथ, जो कि मीडिया विभाग जो कांग्रेस का है उसके उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही मशहूर व मारूफ ब्लॉगर हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी फॉलोइंग है। तो ये जो सीनियर साहिबान बैठे हैं डॉक्टर वाजपेयी और उनके बीच में उनके उनके युवा सहयोगी हैं। डॉक्टर साहब भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, कहने में क्या जाता है, आप माने ना माने।
तो ये दोनों ही सोशल मीडिया के बहुत ही माहिर प्लेयर हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी पार्टी की नैया को उसके ज़रिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथी हैं मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर, अपनी धारदार रिपोर्टिंग के साथ। बहुत स्वागत है मनोज आपका भी। सबसे पहले आप ही से समझूंगा कि कैसी कसावट है कांग्रेस की और कैसी जमावट है बीजेपी की। देखिए, कांग्रेस की कसावट तो ऐसी ही कही जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले एक नया पत्र जारी हो गया, सुबह ओझा को बड़ी जिम्मेदारी फिर मिल गई, यानी 2018 की तर्ज पर कांग्रेस फिर आगे बढ़ना चाहती है। करीब करीब आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं जो जिलाध्यक्ष की भूमिका में भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको अब ये कह दिया गया है कि आप एक पद छोड़ दीजिए और अपनी पार्टी की तैयारी यानी विधायकी की तैयारी करिए। और कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको ये भी इशारा कर दिया गया है कि अब आप शायद दूसरी तैयारियों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। आधार वही है, सर्वे बार बार जो कमलनाथ जी कराते हैं, और उसी के आधार पर एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है। एक लंबा, जैसा नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि कई उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, बहुत बड़ी एक टीम है, तो उस टीम को छोटा कर कर अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां देना है। 2018 से ज़्यादा कहीं 23 की चिंता है, क्योंकि जब रिजल्ट आए तो वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं था कांग्रेस का, बल्कि बीजेपी का ज़्यादा था। और दूसरी तरफ जो सीटें हमने देखी तो सीटों में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, और इसलिए बीजेपी की वापसी हो गई। तो उसी की तैयारी में कांग्रेस लगी, अपनी कसावट बनाने में लगी है। लेकिन पार्टी के भीतर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पार्टी की चिंता बढ़ा रही, तो अब नए लोगों को कैसे मौका दिया जाए उसकी लिए कसावट की जा रही। जहाँ तक जमावट की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारी बैठे थे। उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। 17 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है कटनी में, जहां से जमावट पूरी तरह नज़र आने वाली है, और करीब करीब मकर संक्रांति के आसपास कुछ नई चीज़ें भी दिखेगी, जिससे समझ आ जाएगा कि ये जमावट 2023 की कैसी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस गंभीरता से दोनों पार्टियां जुटी हैं। बीजेपी की बैठकों का ही और छोर नज़र नहीं आता है। कुछ प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ परोक्ष होती हैं, यानी इनडायरेक्ट होती हैं। कुछ बहुत सामने नज़र आती हैं, कुछ सामने बिल्कुल नज़र नहीं आती हैं। और कांग्रेस भी बिल्कुल तुर्की ब तुर्की बीजेपी की स्टाइल में मैं कहूँगा कि फॉलो कर रही है। एक पद पर रहिए, जिम्मेदारी नहीं है तो संगठन में आ जाइए, उस दायित्व को निभाइए। आप किस तरह देखते हैं अब्बास हफीज़ साहब अपनी तैयारियों को बरक्स बीजेपी के मुकाबले? देखिए, हमारी तैयारी जनता के बीच में निरंतर जो संवाद रहा हमारा, वो हमारी पहले से तैयारी रही। माननीय कमलनाथ जी के दौरे भी आपने देखा पहले के मुकाबले में अब बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर मैं ये कहूँ शरद जी कि नहीं कोई बदलाव नहीं होना है, तो चुनावी साल है, दोनों पार्टीज़ के अंदर परिवर्तन कई होंगे, कई तरह के एडजस्टमेंट्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दोबारा देखा जाएगा। और जो हमारी कमेटी है, कांग्रेस कमेटी, वो 2018 के चुनाव के संदर्भ में बनी हुई है, तो जाहिर सी बात 2023 के चुनाव आने से पहले उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में भी होना स्वाभाविक है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चुनाव के मैदान में अब व्यस्त हो जाएंगे। उनको अगर ज़िलों की जिम्मेदारी है, 4-5 हैं, उनको ज़िलों की जिम्मेदारी है, तो वो उनसे लेकर किसी और को दी जाएगी। ये जो चेंजेस हैं ये तो होने हैं और होते रहते हैं। लेकिन आज बड़ा विषय यह है कि हम आज जनता के बीच में हर रोज़ एक नए मुद्दे के साथ जाते हैं। माननीय कमलनाथ जी के सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिलते हैं। योजनाओं का बंद होना हो या हमारी योजनाओं का कामयाब जो थी उनके जनता के बीच में जाना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें संवाद पे आधारित हैं। और आज की तारीख के अंदर बार बार हमारे सर्वेज़ हुए हैं, और उन सर्वेज़ के आधार पे जिन पर 2018 में हमने एक क्लाइम लिया था, एक मैंडेट हमने पाया था और हमारी सीट्स के अंदर एक बड़ा इजाफा हुआ था, वही सर्वेज अब फिर से आधार हैं जो निष्पक्ष हैं। कमलनाथ जी जो ज़मीन की हकीकत उठवाते हैं उस हिसाब से वो बार बार बताते भी रहते हैं। तो एक ऐसे राजनेता का मार्गदर्शन हमको मिला है जिनका अनुभव बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छे सीजन्ड और पॉलिश पॉलिटिशियंस में वो देश के आते हैं चुनिंदा लोगों के अंदर, तो उस तजुर्बे का फ़ायदा मिलना है। जनता ये समझती है आज की तारीख के अंदर, अगर पॉलिसी मेकिंग की बात की जाए, कानून बनाने की, योजनाएं बनाने की, सरकार चलाने की, तो कमलनाथ जी का तजुर्बा 15 महीने का जनता ने देखा कि प्रदेश की जनता ने पहली बार माफिया का खात्मा होते हुए देखा, माफिया को के ऊपर कार्रवाई देखी, शुद्ध के लिए युद्ध देखा कि किस तरह से अच्छा खाना ही खिलाएंगे, जो एडिल्ट्रेट है वो नहीं खाने देंगे, जो मिलावट वाले हैं उन पर आसूका के साथ कार्रवाई करेंगे। एक नई दिशा दी थी। जनता भी उनके नाम के ऊपर आज कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ी हुई है और आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जवाब अपेक्षित है। डॉक्टर वाजपेयी,
आपकी पार्टी की बैठकों का ओर छोर नहीं है, निरंतर नई रणनीति है, नई सोच है, नई दृष्टि है, किए गए कार्यों का मूल्यांकन है, किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और अब इसी कड़ी में 17 को कार्य समिति है, वो भी महाकौशल में, कटनी में है। किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी की तैयारियों को, और आपके लिए भी मुकाबिल है आपके कांग्रेस? देखिए, रणनीतिक हमारी जो बैठकें हैं उसका जिक्र आप कर सकते हैं, मुझे करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और उसमें से एक औपचारिक बैठक 17 तारीख की ड्यू है, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पिछले हफ्ते या 10 दिन में कितनी बैठकें हुई, कौन कौन बैठे, ये सब आप ब्रेकिंग में सब कुछ चलाते रहते हैं, तो बंसल न्यूज़ इसमें बहुत आगे रहता है। मनोज जी की पैनी नज़र जो है उससे कोई बच नहीं पाता है, लेकिन मेरा दायित्व तो उसको उद्घाटित करने का नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है, आज का जो चुनाव का दौर है उसमें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी बात कर रहे हैं, अब्बास जी भी कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चुनाव लड़ें भी और लड़वाएं भी, ये दोनों काम साथ कर लें। वो दौर चला गया शरद जी, तो बिल्कुल ये सही बात है। चूँकि 230 चुनाव होने वाले हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ा विषय होता है, जैसे कोई दिग्विजय सिंह की सरकार जब हमने परास्त किया था, तब बड़े विषय थे। बड़े विषय यानी कि बिजली नहीं आती थी, सड़क ही नहीं थी, तो ये बड़े विषय थे। पानी की समस्या थी, तो कई जगह 2-2, 3-3 दिन में एक बार पानी आता था पीने पेयजल का। तो इन विषयों पर चुनाव लड़ना शरद जी आसान होता है 230 सीट पर। आपने एक कॉल दिया और चुनाव हो जाता है, क्योंकि जनता त्रस्त रहती है, तो स्वाभाविक है कि वो विपक्ष को एक मौका देती है, जो उन्होंने हमें दिया। अब पिछले 15-17 साल में शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इन विषयों को ख़त्म कर दिया है। तो अब कोई विषय के रूप में ये विषय नहीं बचे कि अब तो बल्कि उल्टा होता है, कहाँ नर्मदा जल नहीं पहुँच पाया, कहाँ 100% नल जल योजना नहीं पहुँच पाई, वो विषय बनते हैं। पर पानी नहीं है ऐसा विषय नहीं बनता, या बिजली नहीं है नहीं बनता। तो ऐसे समय में चुनाव लड़ना कठिन होता है। तो चुनाव सर फैला हुआ हो जाता, 230 विधानसभाओं में चुनाव होंगे, लोकल इश्यूज भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इलेक्शनियरिंग जिसको हम बोलते हैं, चुनाव प्रबंधन जिसको बोलते हैं, लड़ने के जो विषय पूरा होता है तकनीकी, वो बहुत फुल टाइम जॉब जैसा हो जाता है। तो उसको करने वाले लोग फुल टाइम रूप से 24 घंटे उस पर काम करेंगे, और जो टिकट लेकर लड़ेंगे वो अलग प्रकार के लोग होंगे, वो फुल टाइम अपने स्वयं का चुनाव संचालित कर लें, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। तो ये एक बड़ा टास्क है कि चुनाव की टीम तैयार करना। दूसरा, हमारे पास सर 2 चीज़ें हैं। देखिए, विपक्ष में जब आप होते हो शरद जी, तो आप केवल खामियां निकाल सकते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, हम ये कर देंगे, वादे कर सकते हो। सत्ता पक्ष के लिए आवश्यक क्या होता है कि हमको नई बातें करना है बिजली सड़क पानी से आगे जाकर, जैसे लाडली लक्ष्मी 2 कि भाई बच्चियां, शिवराज जी ने कहा कॉलेज में जाएंगी तो हम 25,000 रुपये देंगे। फिर उसके बाद आगे की बातचीत हमको करना है, युवा नीति की हम बात करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमें सरकार भी चलाना है, डिलीवरेबल्स भी देना है, साथ साथ बूथ स्तर पर संगठन को भी चलायमान रखना है। तो हमको संगठन और सरकार 2 स्तर पर तैयारी करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, चूंकि हम सरकार में हैं और लगातार 20 साल से सर सरकार में रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन रहेगा चुनाव के प्रबंधन का। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मनोज जी, मैंने जितना अब्बास हफीज़ साहब को अभी सुना, उनके पूरे वक्तृत्व में, उनके पूरे एक्सप्रेशन में कमलनाथ जी प्रमुख थे, जो बहुत स्वाभाविक है, उन्हीं के नहीं। अगर मैं दिग्विजय सिंह को भी सुनता हूं, या सुरेश पचौरी जी को भी सुनता हूं, दिग्विजय सिंह जी को सुनता हूं, अजय सिंह जी को, सबका स्वर लगभग कमलनाथ जी के इर्द गिर्द, क्योंकि एक तो हायरकी में वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं देश में, और दूसरा मध्य प्रदेश में भी उनकी एक बहुत ख़ास पोजीशनिंग है। अब ये वैसा भी है कि बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज़ें गंगोत्री से निकल रही हैं, और वो अंग्रेज़ी की वो कहावत भी है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में हैं। बीजेपी की तरफ आएँ तो मॉडल भिन्न है, इनके यहाँ कुछ नए महत्वपूर्ण प्लेयर्स भी आते हैं। अजय जामवाल जी, अभी चंद महीनों पहले उनकी एंट्री हुई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं वो, और ये किरदार कई बार उस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह या थर्ड रेफरी की तरह होते हैं, जो बैठे हुए दिखते तो पवेलियन में है, लेकिन उनकी आंखें और उनका इवेल्युएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनका मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
इसके फायदे भी हैं, जैसे कांग्रेस में फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी इसके बड़े हैं। आप अभी अभी आए हैं, कई सारी चीज़ें कितनी पता होती हैं, कितना सारा एक्सपर्टाइज है, इसका आप आकलन कैसे करते हैं दोनों ही पार्टियों का? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ की जहाँ तक बात करें तो यही एक बहुत ही बड़ा फायदा है, क्योंकि ये हमने देखा है कांग्रेस को पहले भी, जब आप किसी और अध्यक्ष की आप बात करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जैसे ही तुलनात्मक तरीके से यदि कमलनाथ को रखेंगे तो एक एकजुटता दिखाई देती। मैं मंच की बात कर लूँ या बाकी अदर, गले भी मिलवा देते हैं राहुल जी, और फिर गले भी मिलवाना, कहानियां भी चल निकलती हैं जी, वही मैंने कहा कि दिखाई देती, लेकिन पार्टी के भीतर वो सब ऐसा नहीं है। पर फिर भी किसी की हिम्मत ये कम से कम नहीं है कि कमलनाथ के सामने आकर कोई कह दे, मतलब मंच पर जब जाएंगे तो दिखाना तो आपको पड़ेगा। तो हमें लगता है कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और वही कार्यकर्ता परेशान हुआ करता था। तो एक अच्छी उपलब्धि कांग्रेस के खाते में जाती है, पर भीतर कौन घात लगाकर बैठा है, भीतर कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो अजय जामवाल जी को जैसे ही मौका मिला या उनको जो प्रभारी बनाया गया अलग अलग तरह से, तो आप देखिए बहुत अलग तरह से शरद जी बैठकर वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको झाबुआ जाते भी देखा, और खासकर आदिवासी अंचल पर ये बीजेपी की इस बार की पूरे चुनाव में आपको नज़र आने वाला 2023 में कि गुजरात में जैसा करीब 47 में से 37 सीटें ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई जो बीजेपी के खाते में नहीं जाती थी, तो वही आदिवासी, वही जनजाति पर दलों की नज़र है। और खासकर जामवाल जी की बात करें, शिवप्रकाश की बात करें, या ऊपर से जो वरिष्ठ नेताओं के बार बार निर्देश मिल रहे हैं वो भी यही है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि यदि रीवा से हम या कमाई कुछ कम होता है तो बेहतर कहाँ कर पाएंगे, तो वो आदिवासी अंचल की बदौलत आगे बढ़ने वाले हैं। अजय जामवाल एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और वो रिपोर्ट भी देते हैं प्रतिदिन जो मेरी जानकारी में है, और ये रिपोर्ट आगे चलकर जैसा मैं कह रहा हूँ कि मकर संक्रांति के आसपास बहुत कुछ करने वाली है। अब्बास हफीज साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? राहुल जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को गले भी मिलवाते हैं। अब गले मिलवाने की कहानियाँ भी निकल पड़ती हैं, लेकिन स्वाभाविक है, ये राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ होता है। मुस्कुराते हुए दोनों नेता गले भी मिले। आपकी पार्टी में सारा निर्णय की जो धुरी है वो कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही है। इसके फायदे भी हैं जैसा मैंने कहा, और कुछ चुनौतियां भी इससे उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अब इस चुनाव में अजय सिंह जी अभी तक खामोश हैं, अरुण यादव जी अभी तक खामोश हैं, और दिग्विजय सिंह जी एक यात्रा पर निकले हैं। उसके बाद वो किस तरह की भूमिका के साथ फिर मध्य प्रदेश आते हैं ये वक्त बताएगा। तो इस बार जो पूरा दबाव है परफॉर्मेंस का वो कमलनाथ जी पर ही है। दिग्विजय सिंह जी अभी आने वाले हैं, और कमलनाथ जी के निर्देश पे वो सागर के जाएंगे, और सागर में अधिवक्ताओं के साथ एक डेलीगेशन लेके जाएंगे। तो कमलनाथ जी के ही लीडरशिप में उन्होंने भी कहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। शायद इस बात से पूरी बात समझ में आ जाएगी जनता के भी कि क्या है, इंटरप्रिटेशंस की बात है। और आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी लीडरशिप क्लियर है। शरद जी, लीडरशिप क्लियर है। जहाँ जहाँ लीडरशिप क्लियर होती है, जिस पार्टी की, उसे फ़ायदा मिलता है, एक एज मिलती है। लीडरशिप क्लियर है, कौन चेहरा है, भले ही लाख कह ले भारतीय जनता पार्टी के चेहरा ये हैं, ये कहना भी भाजपा के लिए नुकसानदेह हो रहा है, चेहरा ये नहीं है वो कहना है भाजपा के लिए नुकसानदेह हो रहा है, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन वो जिसको चाहे बनाएं चेहरा, ये उनकी मर्जी है। डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात कही, लेकिन उसका दिशा कहीं और ले गए थे वो, कि मुद्दे ख़त्म कर दिए इन्होंने। मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, किसी की भी सरकार रहे, मुद्दे कोई ना कोई बनते हैं, और बहुत व्यापक उनका असर होता है। आपने शायद सड़क, बिजली, पानी को मुद्दा बनाया, तो आज बेरोजगार युवा, ठप व्यापार, इस तरह के बहुत सारे किसानों के कर्ज में डूबा किसान बदहाल, जिसकी आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, वो आज परेशान है, और बहुत वर्ग जो है वो आंदोलित हैं, खास तौर पे कर्मचारी वर्ग भी आंदोलित है। तो ये मुद्दा व्यापक है, ये सारे के सारे। लेकिन हमने इस मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टोस को विधानसभा स्तर तक पहुंचाया है। हमारी जो स्टडी चल रही है आज, विधानसभा के जो मतदाता हैं उनकी परेशानियों को उनके स्पेसिफिक विधानसभा के मैनिफेस्टो में डालने की है। एक व्यापक पूरा मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनका मैनिफेस्टो, और दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो, अकाउंटेबिलिटी हमारी, कि हम जनता से वादा करके जाते हैं, और जनता हमें जानती है, वादे के लिए जाने जाते हैं कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी। तो इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बहुत पहले से राजेंद्र सिंह जी के साथ काम कर रही है, बार बार कमलनाथ जी से उनकी मीटिंग होती है। मैनिफेस्टो में जनता की परेशानियां लाना, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ में उद्देश्य रहा, वही मध्य प्रदेश में था, और यही हमारी अब सत्ता की तरफ जाके जनता की परेशानियां दूर कराने के लिए रास्ता भी है कि जनता को, हम जनता से पूछ रहे हैं आपकी परेशानी क्या है। ये संकल्प पत्र देते रहेंगे, दृष्टि पत्र नाम कर देंगे उसका, ये सब करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। आज भी अगर मैं 2003 का मैनिफेस्टो रख दूं शरद जी, तो डॉक्टर साहब को मैं दिखा सकता हूं 70% वादे
वादे उनमें से पूरे नहीं हुए, उनको घुमा के आगे कर दिया। तो जनता बहुत जागरूक है। लेकिन मैं समझ गया, आपके पास लाख मर्ज की एक ही दवा है, कमलनाथ जी। नेता हमारे अध्यक्ष हैं जी, मतलब हमारे लीडर हैं। मुझे फिर दूसरे आपके राउंड में भी और पूरे उनके पीछे मैं उसमें कोई वो दोहराए भी नहीं रखता कि उनके पीछे सब लामबंद है। हर एक व्यक्ति उनको अपनी लीडर मानता है, उनके साथ सब हैं, तो बिखराव नहीं है पार्टी जी। में। डॉक्टर हितेश वाची, आपके यहाँ प्रक्रिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि केंद्रीकृत है, लेकिन विकेंद्रीकृत होते हुए भी समन्वित है। एक उसका सिरा जो है वो बहुत आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है, और ये कई बार चौंका भी देता है, जैसे अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने चौंका दिया जयंत मलैया जी से माफ़ी मांगकर। और ये बताता भी है कि आपके यहाँ भी वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो कुछ बड़े नेता अपनी एक कैपेसिटी के साथ लेकर हमेशा चलते हैं। हाँ, लेकिन वो कैलाश जी तक ही ज़्यादा सीमित नज़र आता है, बाकी जगह बहुत बैलेंस और बहुत संतुलन रहता है। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपके यहाँ इसीलिए कई बार प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि नीचे स्तर पर 2 लेवल पर, 3 लेवल पर, 4 लेवल पर ये थोड़ी दुविधा बनी रहती है कि डिसीजन हो क्या रहा है, क्या तय किया, रणनीति किस तरह की है, कैसे लड़ेंगे। एक ऊपर से एक कमांड जैसी कांग्रेस को आ रही है, आपके यहाँ वैसी कमांड भिन्न है, या आपकी ताकत भी है, कई जगह शायद चैलेंज भी है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2-3-4 चीज़ें तय हैं। पहली चीज़, हर 3 साल में आपको नया अध्यक्ष मिलेगा, नई कार्यकारिणी बनाई जाती है, उसमें भी एक प्रतिशत तय है, इतना बदलाव होता है, वो आप देखते आए हैं। तो इसीलिए लगातार आपको नए अध्यक्ष मिलते रहेंगे। कल कौन बनेगा ये किसी को नहीं पता, ना बनने वाले को पता है, ना जो है उनको पता है। अब इसको आपको जैसे डिफाइन करना है, कांग्रेस बोलेगी ये तो बेकार है, तो बेकार है साहब, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि कांग्रेस में तो 18 के पहले के खुद ही बोला अब्बास भाई ने सारी व्यवस्था एडहॉक है अभी जो चल रही है, अभी उसमें परिवर्तन होना है तो कहो अध्यक्ष ही बदल जाए, उसमें कोई बड़ी बात कह रहे हो वो तो मुझे नहीं मालूम। एनीवे, तो अब मैं, हाँ मैंने बोल दिया ना सर, मैंने तो स्पेस दिया उस बात को, लेकिन मैंने पकड़ लिया उस बात को। मॉडल में मुख्यमंत्री चेंज हो सकते अब हैं। शरद जी देखो, ये अनफेयर हो जाएगा। नहीं, आप बोलिए। मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ, मैंने तो उस लाइन को पकड़ा। देखो मेरा काम है साहब, अब्बास भाई जो संकेत दें उसको पकड़ लो। तो उन्होंने खुद ही बताया कि 18 से पहले का संगठन है जो एडहॉक है, जो होना है, बनना है। तो कमलनाथ जी आप समझ लीजिए कि बहुत मजबूत इशारे हैं। एनीवे, अब आप आ जाते हैं हमारे वादों पर। देखो शरद जी, ये हमारी यूएसपी है। हमने कहा हम 370 हटाएंगे, हमने डंके की चोट पे हटाई, ये 55 साल घुमाते रहे, ठीक है। हमने कहा राम मंदिर वहाँ बनेगा, राम मंदिर अगले साल सितंबर में आप दर्शन करने जाइए, आपको भव्य रूप में मिलेगा, मैटर खत्म, बनाया आपने। अब वो छोड़िए कि कौन क्या कहता रहा। अब उसके बाद आप आ जाइए कि हमने कहा कि साहब हम यहाँ पर बिजली, सड़क और पानी 24 घंटे उपलब्ध करा देंगे, गड्ढों से मुक्ति देंगे, वो हमने किया। 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो किया। हमने कहा पानी मिलेगा, हर घर नल मिलेगा, तो वो हमने शुरुआत कर दी। हर महीने 3 से 4 लाख घरों में देश में जो नल जल योजना है उससे घर जोड़े जा रहे हैं। ये हमारा मीटर डाउन है और अभी तक लगभग 2 करोड़ से ऊपर घरों को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। ये हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, उसको आप होते हुए देख रहे हैं। ये हमारा मेरे ख्याल से एजेंडा में अंतिम, इसका हमको एजेंडा ही बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास तो क्या समय बहुत कम है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है साहब। तो ये बात तो सच है कि हमको काम पे ध्यान देना है और हमने वाकई में इन विषयों को जो चुनावी विषय बनते थे बार बार समाप्त कर दिया। जैसे गुजरात में अब दंगों की कोई बात ही नहीं करता है। 27 साल बाद भी यदि हम वहाँ पर 156 से आ रहे हैं शरद जी, तो वहाँ पर दंगे का विषय नहीं है। सर मैं आ रहा हूँ ना उसके ऊपर, बदलेंगे सर। आपका नहीं है ना, जब आपका है बदल देना। आपने कहा 10 दिन में बदल देंगे, ना पैसा दिया लोगों को दिया, फिर सिंधिया जी को करना पड़ा ये काम। तो आप सोचिए राहुल जी के वादे को सिंधिया जी ने पूरा किया। तो ये आपको सोचना है। हमारे यहाँ हम स्टेबल गवर्नमेंट दे के एक एक विषय को डील करते हैं शरद जी। और हमारे जो आप कह रहे थे, ये हमारी यूएसपी है कि हमको अपने डिलीवरेबल्स पर आगे बढ़ना है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज चुनाव के होते थे, वो लक्ष्य चूंकि हमने प्राप्त कर दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि नए लक्ष्य क्रिएट करना हमारा ही काम है।
कांग्रेस हमें कोस सकती है, चुनाव लड़ सकती है, हम किसी को कोस के नहीं लड़ सकते ना सर। हमें तो नया एजेंडा देना है, उसका पालन प्रतिवेदन देना है। वो आपको कोस रहा है सर, आपने 15 महीने नहीं किया कुछ की वजह से, आपने 15 महीने उनके लिए कुछ नहीं किया, 15 महीने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, 4000 रुपए महीना दिया उनको, किसानों की कर्ज माफी, 28 लाख किसानों की कर्ज आपने 5 कोई एक का माफ नहीं हुआ। अरे कमल झूठ पटेल बोलते थे क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, क्या कृषि मंत्री ने झूठ बोला सदन के उसके बाद आप आ जाइए, आपने कहा था 5 रुपए लीटर देंगे दूध के ऊपर, आपने नहीं दिया। तो कमल पटेल जी 15 महीने में कुछ नहीं किया। आज सबसे बड़ा विषय है, बोला माफिया नहीं, आपने माफिया को जिनको वल्लभ भवन से चलाया, उपलब्धियां गिनाई जा रही, वल्लभ भवन से माफिया ने चलाई है सरकार। कौन था माफिया वल्लभ भवन में? सबको पता है, गूगल करो कि सीसीटीवी फुटेज 200 करोड़ किसके घर से निकले? आज तक गिरफ्तारियां हो चुकी होती। किसके घर से आप लोग छोड़ते क्या? सबको पता है, आप लोग छोड़ते क्या? सब आज बेरोजगार युवा अहमद पटेल साहब रहे नहीं, 2 करोड़ रोजगार अहमद पटेल साहब रहे नहीं, अब वक्त नहीं है मेरे पास, 18 को भी नहीं दे पाए। 1300 करोड़ रुपए कहां तक गए सबको पता है। कहां तक गए हैं? मुझे हर विभाग से कैसे कहां तक गए बताइए ना आप। अगर कहीं पता है तो बताइए, जानकारी दीजिए। शुक्रिया अब्बास हफीज जी, बहुत शुक्रिया करता हूं मनोज जी। तो कुल मिलाकर ये बहसें अब सरगर्म रहेंगी इसी तरह स्टूडियो के वातावरण में। हालांकि अभी सर्दी ने ज़ोर नहीं पकड़ा है, लेकिन राजनीति ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है। और यकीन जानिए कि आने वाले वक्त में इस स्टूडियो में भी, भले ही यहाँ एसी चले ना चले और बाहर टेम्परेचर काफ़ी नीचे हो, लेकिन हमें पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि राजनीति जो है अब वो तीखी हो रही है, तेज़ हो रही है। बहसें और ज़्यादा बहस मुबाहिसे बढ़ने वाले हैं, तो इंतज़ार कीजिए। लेकिन इनके बीच में मुद्दे गुम ना हो, जनता की आवाज़ गुम ना हो, और जनता जो चाहती है सकारात्मक परिवर्तन, उसके लिए दोनों पार्टियां काम करें। ये चीज़ें अगर छाई रहेंगी सिनेरियो पर तो ये बहुत बेहतर होगा। आप तीनों का एक बार फिर शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राम करेंगे बेड़ा पार। नमस्कार।